ना यहाँ पर R हमारे पास है और R का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो गिवन है, दैट इज अ B टेंस टू C है, ये B टेंस टू C एंड C टेंस टू A। एंड इसी तरह से यहाँ पे दो डिकम्पोजिशन हुआ है R1 एंड R2। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो F है और यहाँ पे जो F1 F2 है, तो हम यहाँ पे बाय द फॉर्मूला आई टोल्ड यू कि F1 यूनियन F2 का जो क्लोजर होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। दैट इज यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है F1 यूनियन F2 का जो हमें क्लोजर निकालना है वो F के क्लोजर के बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि F1 यूनियन F2 जो हम निकालेंगे, तो हम यहाँ पे F1 यूनियन निकाल लेते हैं, F1 यूनियन F2 निकाल लेते हैं। इसमें जो भी कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जो कॉमन नहीं है उसे आप लिख सकते हो। तो दैट इज A टेंस टू B, देन अगेन यहाँ पे आया B टेंस टू A, नेक्स्ट आ जाएगा आपका B टेंस टू C एंड C टेंस टू B। ये चार थे F1 F2 में, वो चारों आ गए बिकॉज कोई भी इसमें कॉमन नहीं था, तो एवरीथिंग इज कमिंग हियर। अब यहाँ पे आप देखिए हमारा F जो था वो ये है, तो हम यहाँ पर चेक करते हैं कि F1 यूनियन F2 में क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे A टेंस टू B और यहाँ पर भी A टेंस टू B है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो A टेंस टू B हम ले सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे या तो आप कट करके देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम B टेंस टू A देखें तो B टेंस टू A यहाँ पर नहीं है, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट। अब हम यहाँ पे देखें B टेंस टू C है, तो आई एम टेकिंग द B टेंस टू C। अब हमें देखना है कि ये दो तो कवर हो गया हमारा, एक बचा है, क्या ये भी कवर होगा इन दोनों को मिला के। तो आई कैन सी दैट कि C टेंस टू B और यहाँ पर ये जो B टेंस टू A है, इन दोनों को अगर मैं मिला लूँ, इन दोनों को अगर मैं यहाँ एक साथ ले लूँ एंड अप्लाई द ट्रांजिटिव रूल C टेंस टू B एंड B टेंस टू A, देन आई कैन गेट हियर C टेंस टू A इनडायरेक्टली। दैट मीन्स बाय द ट्रांजिटिव रूल यू कैन गेट दैट। तो यहाँ पर क्या है कि A टेंस टू B, B टेंस टू C एंड C टेंस टू दिस आ गया। आई मीन इन चार लोगों की मदद से मुझे ये तीन मिल गए विच इज अवेलेबल इन द F। तो हमने एनी हाउ इसे इक्वल बना लिया। तो आप कह सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ F1 यूनियन F2 आई कैन गेट हियर F ऑल्सो। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये दोनों बराबर आ गए, दैट मीन्स ये वाली चीज हमारे पास आ गई। तो हम कह सकते हैं जब ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो आई कैन से दैट कि R इज यहाँ पे डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है। आई मीन यहाँ पर जो F की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी थी आफ्टर द डीकम्पोजिशन and taking the union of that decomposition, again I am getting back the same thing, then this is called the dependency preserving technique. Okay, this is the one example. Are you able to listen? कोई मुझे जवाब दो एक जगह। Now yes ma'am, take the next example। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं विच इज अ डिफरेंट फ्रॉम दिस। आई मीन यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा, इसमें मैंने कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किया। Sometimes it is not given, F1 F2 is not given in the problem, then we have to create that। तो उसे हम यहाँ पे देखें कि एक क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया R की वैल्यू गिवन है A B C। नाउ F यहाँ पर गिवन है A टेंस टू B एंड B टेंस टू C। ना इसका जो डीकम्पोजिशन गिवन है हमारे पास R1 जो है AB है और R2 जो है हमारे पास BC है। तो अब हमारे पास F1 F2 गिवन नहीं है, देन वी हैव टू डू दैट। आई मीन हमें F1 और F2 निकालना है। तो मैंने यहाँ F1 का क्लोजर निकाला फॉर दिस R1। तो R1 के लिए अगर हम देखें तो एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास AB। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे A का A से ले लेंगे, दैट इज अ ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सॉरी, A जो है A को बुला सकता है। A का क्लोजर निकालोगे तो A तो आएगा, इसी तरह से B का क्लोजर लोगे तो B हो सकता है मिनिमम। अगर दोनों ही एलिमेंट को अगर हम क्लोजर पे डाल दें, यानी AB के कॉम्बिनेशन को भी हम ले सकते हैं। हम यहाँ पे ट्रायल मारते हैं जितनी एट्रीब्यूट्स हैं सबके क्लोजर बना के, तो AB का AB पे जाएगा। तीन ही बन सकते थे इन दोनों की मदद से। अब हम ऊपर F के पास जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे A और B से रिलेटेड कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या। यस, A टेंस टू B है। देन मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसे। तो ये चार F1 के हो गए। अब F2 के पास जाते हैं, इसका क्लोजर निकालते हैं ना। F2 का हम निकालेंगे तो B और C है, तो यानी कि B टू C एक हो सकता है, सॉरी B टू B, देन C टू C
नेक्स्ट आ जाएगा BC से BC। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या F में भी कुछ है। यस, B और C के कॉम्बिनेशन से एक फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन थी, तो आई कॉपीड दैट वन। अब हम इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे, F1 और F2 के क्लोजर का। तो यूनियन मैम F1 F2 का क्लोजर फिर से बता दिए, वो कैसे निकला ये? हाँ देखो यहाँ पे F1 का जब हम क्लोजर निकालेंगे तो हम R1 के पास जाएंगे। R1 के पास एट्रीब्यूट अमन यहाँ पर A और B है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले A के लिए क्लोजर निकालोगे। A का क्लोजर निकालोगे तो क्या आएगा बेटा, A आएगा। इसी तरह से B का क्लोजर निकालोगे तो B आएगा केवल। अगर हम इन दोनों को एक साथ ले लें तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कम से कम कितना आएगा, ए बी तो आएगा ही ना, तो ए बी का क्लोजर ए बी आएगा। तो देखो मैंने यही लिखा है, हर एक एलिमेंट को जितना भी मैक्सिमम आप इसके क्लोजर्स बना सकते हो मैंने ये बना दिए। दैट इज ए का ए से ले लिया, बी का बी, ये सारे के सारे ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। ट्रिवियल क्या बोलता है, जो खुद का ही सबसेट हो, यानी कि देखो तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए, यहाँ पे बी इज अ सबसेट ऑफ बी। जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ए बी के कॉम्बिनेशन से हमने डाला, ए का ए, बी का बी, ए बी का ए बी। एंड देन हम ये करने के बाद एफ के पास जाएंगे, क्या ए और बी से भी रिलेटेड कुछ डेटा मिल रहा, तो हाँ मिल रहा था, जो कि हमें यहाँ पे आर ने बताया, तो हमने ये वाला डेटा ऊपर से लिया, ये वाला। बाकी हमने अपने अकॉर्डिंग बना लिया, गेस करके हमने बना लिया। अब हम R2 का करेंगे, तो R2 में भी दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी है, दैट इज अ BC। B का B ले लेंगे, दैट मीन्स केवल B उठाया तो B से B जा सकता है, C उठाया तो केवल C से C जा सकता है। दोनों को एक साथ लोगे तो BC से BC का एक फंक्शनल डिपेंडेंसी हम बना सकते हैं। आई मीन आई कैन डू दैट। हम जितनी भी बन रही है ना, सब ट्रिवियल ही बन रहा है। नेक्स्ट हम फाइनली जब हम सारा बना लेंगे तो हम F के पास जाएंगे और देखेंगे इज देयर एनी फंक्शनल डिपेंडेंसी विच इज रिलेटेड B एंड C के कॉम्बिनेशन से कुछ बच रहा है, तो यस यहाँ पर ये था, तो मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। बाकी ये अब हम यहाँ पे F1 F2 का क्लोजर निकालेंगे और इसमें केवल उनको बुलाएंगे जो नॉन ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल FDs को ही सेलेक्ट करेंगे, नॉन ट्रिवियल FDs को लेंगे। तो इसमें नॉन ट्रिवियल FDs देखो क्या है, ये अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ये भी आपकी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है, ये नॉन ट्रिवियल है, यहाँ पर ये यहाँ पे नॉन ट्रिवियल है, तो हमने इसको कॉपी कर लिया, A टेंड्स टू B को। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखें F2 के पास जाएंगे, ये भी ट्रिवियल है, नहीं लेंगे, ये भी ट्रिवियल है, ये भी ट्रिवियल है। नॉन ट्रिवियल क्या आया हमारे पास, ये आया, दैट इज अ B टेंड्स टू C आया, तो हम B टेंड्स टू C को ले लेंगे। तो नाउ यहाँ पर आ गया B टेंड्स टू C। तो आप देख रहे हैं कि F1 यूनियन F2 अगर हम लेंगे तो हमारे पास दो ही फंक्शनल डिपेंडेंसी आया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, केवल ये, और ये दोनों फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी F से मैच कर रही है। दैट मीन्स F में भी A टेंड्स टू B एंड B टेंड्स टू C। तो आई कैन से कि यहाँ पर F1 यूनियन F2 जो हमने निकाला वो हमारे F के बराबर ही आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। तो आई कैन से दैट दिस प्रॉब्लम इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, क्योंकि जो फंक्शनल डिपेंडेंसी F की थी उसके डिकम्पोजिशन के बाद भी वो वही आ रहा है, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए और हम कहेंगे कि ये प्रॉब्लम जो है वो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग की प्रॉपर्टी को जस्टिफाई कर रहा है। एनी डाउट अमन? नाउ नेक्स्ट आई विल टेक विच इज नॉट द डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग टेक्निक। आई मीन यहाँ पर एक ले रही हूँ, ये नवाथे का प्रॉब्लम है, आई मीन जो आपकी DBMS की बुक है उसी का है। तो यहाँ R जो गिवन है, यहाँ पे सिटी है, देन स्ट्रीट है, और ये रहा जिप कोड है। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस बिग नेम आई एम, ओहो क्या हो गया ये, R is given here city, then street, zip code, ये 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे गिवन है। तो मैं इसे ना C लिख लेती हूँ, S लिख लेती हूँ और इसे Z लिख लेती हूँ, बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है। तो इसको डिकम्पोज किया इन्होंने R1 में, R1 में है SZ, R2 में जो है वो गिवन है CZ, और इसकी जो F गिवन है, ये आप यही एज्यूम करिएगा सिटी, स्ट्रीट एंड जिप कोड, वो मैंने सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लिए ना इनका नाम बदल दिया थोड़ी देर। CS टेंड्स टू यहाँ पर Z गिवन है और Z टेंड्स टू C गिवन है।
अब यहाँ पर भी हमारे पास F1 F2 नहीं है, तो हमें यहाँ पे खुद ही बनाना है। तो F1 का क्लोजर अगर मैं लूँ तो F1 का जो है वो R1 से रिलेटेड होगा और R का जो मेंबर है और S और Z है, तो मैंने लिया S टेंस टू S ले लेंगे, पहले S के साथ काम करेंगे, फिर Z का ले लिया, फिर दोनों को मिला के ले लें तो SZ टेंस टू SZ आ जाएगा। अब देखते हैं क्या यहाँ F से हम इनमें से कुछ उठा सकते हैं। तो S और Z के कॉम्बिनेशन से कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं। इफ आई एम गोइंग टू टेक दिस वन, तो इसमें C आ रहा है, C इज नॉट द मेंबर ऑफ R1, आई कैन नॉट टेक दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसके पास गए तो Z और C, अगेन इसमें C है जो कि हमारे काम का नहीं है, तो मैंने यही क्लोज कर दिया। ना F2 के पास गए, यानी कि हमने F से कुछ भी नहीं लिया। अब यहाँ पे भी F2 में C Z है, तो आई राइट हियर C टेंस टू C, Z टेंस टू Z एंड देन CZ टेंस टू CZ। अब हम अगेन चेक करेंगे इससे CZ से रिलेटेड है क्या, ये रहा, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी मुझे मिल गई, दैट इज Z टेंस टू C। आई कॉपीड दैट। नाउ फाइंड आउट द F1 यूनियन F2। अब यहाँ पे नॉन ट्रिवियल को सेलेक्ट करना है। नॉन ट्रिवियल को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो जो ट्रिवियल है उनको नहीं लेना है। ये भी ट्रिवियल है, नहीं लूंगी, ये भी ट्रिवियल है, दिस वन इज ऑल्सो ट्रिवियल, ये मैं कट करती जा रही हूँ, सारे ट्रिवियल है। नाउ बचा क्या, केवल Z टेंस टू C बचा यहाँ पे, विच इज नॉट ट्रिवियल, इट इज अ नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो आई कॉपीड दैट। तो आप देख रहे हैं कि F1 यूनियन F2 में केवल एक फंक्शनल डिपेंडेंसी आई, जबकि F में हमारे पास दो है। तो F1 यूनियन F2 में ये वाला पार्ट मिसिंग है और इसे हम किसी भी तरह से ला नहीं सकते। तो दैट मीन्स आप ये कह सकते हो कि F1 यूनियन F2 इज नॉट इक्वल टू F। अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि दिस इज नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग, नॉट प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे हम डिपेंडेंसी प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉट प्रिजर्विंग डिपेंडेंसी। इवन अगर आप क्वेश्चन में जो आता है, आप यहाँ पे एक दो क्वेश्चन वो एक ही में पूछ सकता है कि चेक द गिवन प्रॉब्लम इज डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट। अगर ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग नहीं है तो चेक ये लॉसलेस या लॉसी है क्या, तो आपको ये करना है। तो लेट्स डू दैट। ये चेक करते हैं कि क्या ये लॉसलेस या लॉसी है। आई डोंट नो द आंसर, तो आई विल डू हियर। आपको ऑलरेडी मेथड मैंने बता रखा है। तो चलिए यहाँ पे, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम के अंदर वो दोनों चीज पूछ सकता है, तो आई विल डू दैट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स बना लीजिए। 3 एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे, सिटी, स्ट्रीट एंड जिप कोड। तो C, S एंड Z डाल दिया। देन R1 के पास जाएंगे और R2 के पास। R1 में S और Z है, तो मैंने यहाँ S और Z पे अल्फा डाल दिया। एंड R2 में क्या है, ये आपका आ गया, दैट इज अ C और Z। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है कि नहीं। तो हम यहाँ पर, अच्छा मैंने डिपेंडेंट F भी रिमूव कर दिया, तो F लिख दे रही हूँ मैं फिर से। F जो यहाँ पर गिवन था इसका, वो था C S टेंस टू Z था, नेक्स्ट था Z टेंस टू C। अब एक एक फंक्शनल डिपेंडेंसी को उठाएंगे और चेक करेंगे। तो देखिए C S Z, यानी C में पूरा डेटा होना चाहिए। C देखिए यहाँ पे खाली है। हम लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी के, C और S को लेंगे और देखेंगे क्या वो, तो C और S जब कंप्लीटली फिल्ड हो, आई मीन उसके दोनों रो में अल्फा अल्फा हो, तो आप देख रहे हैं C भी खाली है और S भी खाली है। जब ये दोनों खाली है तो हम यहाँ पर Z को देखेंगे नहीं। इवन आप देख सकते हो Z भरा हुआ है तो भी हम नहीं लेंगे। कारण क्या, उसका लेफ्ट हैंड साइड तो एम्प्टी था ना। हमेशा हम ये देखेंगे कि अगर C S जो है भरा होता। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ पे, ये वाला फेल हो गया हमारा क्योंकि ये इसका लेफ्ट हैंड साइड खाली था, तो हम Z को डेराइव नहीं कर सकते थे। सेकेंड फंक्शनल डिपेंडेंसी देखें कि Z, अब देख Z वाले कॉलम के पास जाएंगे और चेक करेंगे क्या वो सभी जगह अल्फा को रख रहा है। यस, इट इज हैविंग ऑल द अल्फा। तो हम यहाँ पर लेंगे कि Z किसको डेराइव कर रहा है, C को। तो हम यहाँ पे लेंगे Z किसको डेराइव कर रहा है, C को, बट C का ये वाला प्लेस खाली है, तो अब हम यहाँ पे अल्फा भर देंगे क्योंकि Z में कंप्लीट डेटा था। When Z is having all alpha, then we can fill the data which is not having here. C में हमारे पास डेटा कुछ मिसिंग था तो उसको हम फिल कर देंगे।
तो आपने देखा कि सी में डेटा फिल करते ही R1 का डेटा कंप्लीट हो गया, यानी R1 में 3 अल्फा आ गए, पूरी रो कंप्लीट हो गई। जब ये रो कंप्लीट हो जाएगी अल्फा के साथ तो हम कहेंगे ये क्या है, लॉसलेस। और दूसरा मेथड मैंने आपको कंडीशन के साथ बताया ही था कि आप कैसे कर सकते हो। तो दिस इज द लॉसलेस डिकम्पोजिशन, दैट मीन्स इसमें कोई डेटा लॉस नहीं हुआ। वैसे भी आप देख सकते हो दोनों में जेड कॉमन था, तो चांसेस है कि ये लॉसलेस ही होगा, और वैसे हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है। अगर इन दोनों के बीच में कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होता है, एक शॉर्टकट तरीका बता रही थी, तो वहां पर चांसेस है कि दोनों में अगर कोई कॉमन एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है तो वो आपका लॉसी डेफिनेटली होगा। और हो सकता है कई बार कॉमन होने के बाद भी आपका लॉसी हो, लेकिन यहाँ पे जब दोनों में कुछ कॉमन दिख जाए ना तो फटाफट ये टेबल बना लेनी चाहिए और चेक कर लेनी चाहिए। अदरवाइज वो 3 प्रॉपर्टी के साथ आप जा सकते हो कि 3 प्रॉपर्टी में पहला क्या, दोनों का यूनियन क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो अगर आप R1 R2 को यहाँ पर यूनियन करें तो आर आ जाएगा, SZ CR रहा था। इनका इंटरसेक्शन में आपका कुछ आना चाहिए, आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो Z कॉमन है। फिर तीसरी प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इनका जो इंटरसेक्शन है उसका जो वैल्यू है वो किसी ना किसी टेबल का सुपर की हो। तो आप देख सकते हो कि Z टेंड्स टू C जो है इसमें आएगा, और Z जो है C को डिराइव कर रहा है, इसलिए Z इज एक्टिंग एज अ सुपर की। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा था, तो देयरफॉर इट इज अ लॉसलेस। इस मेथड से भी आ गया और टेबल वाली मेथड से भी हमने देख लिया। तो इस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में जो है दो कॉन्सेप्ट को एक साथ ले पूछ सकता है कि इज इट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग और नॉट, और प्रिजर्व कर रहा है कि नहीं। तो आपने देखा ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो नहीं है, बट ये लॉसलेस टेबल है। इसमें डिपेंडेंसी तो प्रिजर्व नहीं हुई, बट इसका जो डीकम्पोजिशन हुआ वो लॉसलेस है, उसमें डेटा कोई लॉस नहीं हुआ। तो दिस इज द वे वी कैन डू दैट।